नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में बात करेंगे अलग अलग राजधानियों की। सबसे पहले आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरें अलग अलग राजधानी से। चंडीगढ़ में जिस तरीके से पंजाब में किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है और बिहार में चुनाव है, इसलिए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो बयान सामने आए हैं किसान आंदोलन को लेकर के, पंजाब की राजनीति में कहीं ना कहीं सियासी उबाल उसको लेकर के देखने को मिल रहा है और जो अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो बीजेपी को यहां पर घेरते हुए दिखाई दिए हैं और बीजेपी से इन शर्मनाक बयान बीजेपी की तरफ से जो दिए गए हैं पीएम मोदी और जेपी नड्डा की तरफ से, उन बयानों को शर्मनाक बताया गया है और दोनों से ही माफी मांगने की बात भी कही जा रही है। वहीं अगली तस्वीर देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के हित में, राज्य के हित में जो भी पार्टी फैसला लेगी वो स्वीकार्य होगा, वो मान्य होगा। अगर पार्टी कहेगी चुनाव लड़ना है तो मुझे अपने फैसले से पीछे हटना पड़ेगा, लेकिन ये दिली इच्छा उन्होंने अपनी बताई है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर भोपाल की आप देख सकते हैं। भोपाल में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उसी को लेकर के जो चेक पोस्ट है वहां पर कहीं ना कहीं अवैध वसूली का जो मामला है अब वो सामने आ रहा है और अवैध वसूली को लेकर के प्रशासन पर यह सवाल उठ रहा है कि प्रशासन अनदेखी कर रहा है। प्रशासन के संज्ञान में यह मामला है लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और चौथी तस्वीर रायपुर की। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है उसी को लेकर के ये तस्वीर सामने आई है। एक अपहरण का मामला सामने आया और उसमें दोस्त ही मास्टरमाइंड निकला है। हालांकि पुलिस ने अब गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है इस मामले में। और आखिरी तस्वीर, पांचवी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो मुंबई की है, जहां मुंबई में भी अपराध जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ठगी का मामला वहां से सामने आया। मुंबई में नकली कंप्रेसर बना करके उन पर कंपनी की मोहर लगा करके उनको बेचा जा रहा था। ठगी के शिकार लोगों को बनाया जा रहा था। अलग अलग तस्वीरें चंडीगढ़, देहरादून, भोपाल, रायपुर और मुंबई से सामने आई। पंजाब में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए जो बयानबाजी बिहार में हुई, बिहार चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए जो बयानबाजी की गई उसका विरोध अब पंजाब से शुरू हुआ है। पंजाब में अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी इन मामलों पर सामने आई है। जो बयान सामने आए पीएम मोदी और जेपी नड्डा के, उनको लेकर के बिचौलिया दरअसल किसानों को कहा गया है जो किसान धरने पर बैठे हैं, उसी को लेकर के अब विवाद जो है वो शुरू हो गया। चलिए सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की। बिहार में चुनाव है लेकिन वहां पर नेताओं के भाषणों में पंजाब का जिक्र हो रहा है। दरअसल पंजाब में किसान कानूनों का विरोध हो रहा है, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष है, दोनों ओर से किसानों के मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है बिहार में। और वहीं पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के आंदोलन को लेकर के जो बयान दिए हैं उससे अब पंजाब में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। पंजाब के नेताओं का यह कहना है कि उनके ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले हैं। साथियों, देश जहां संकट का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहा है, ये लोग देश के हर संकल्प के सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं। देश ने किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने का फैसला लिया तो ये बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खुलकर मैदान में है। मंडी और एमएसपी का तो बहाना है, असल में दलालों और बिचौलियों को बचाना है। ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। समझो आप,
पंजाब में तो किसान की चार जी, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना, कि पंजाब, और चुग साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते? जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी, जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए। ये ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ लेना चाहिए और सारे किसानों। विनीत कपूर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से चुनाव बिहार में है और सियासी उबाल पंजाब में देखने को मिल रहा है, वो भी किसानों के मुद्दे पर। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से बीजेपी नेताओं की शब्दावली है उसको लेकर सियासी उबाल जो है वो पंजाब में देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों पहले बीजेपी नेता जो हैं वो किसानों के आंदोलन को नक्सली आंदोलन कहते नजर आए। वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि किसानों के इस आंदोलन में कुछ जत्थेबंदियां ऐसी हैं जो नक्सली हैं, यानी पहले उनको नक्सली कहा गया और उसके बाद अब ये कह दिया गया है कि ये जो आंदोलन है ये किसानों का नहीं है, बिचौलियों का है, दलालों का है, जिसके बाद सियासी उबाल आना लाजमी था क्योंकि किसान आज अपने हक की लड़ाई जो है वो सड़कों पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक पर उनकी तरफ से अपने हकों की लड़ाई लड़ी जा रही है और तकरीबन 7 से 8 किसान जो हैं वो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अपनी जान भी कुर्बान कर चुके हैं। तो ऐसे में जब इन किसानों को नक्सली कहा जाता है, इन किसानों को ये कहा जाता है कि एमएसपी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, मंडी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि बिचौलियों को या दलालों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके बाद जिस तरह से जो पंजाब की सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो राजनेता हैं वो लगातार बीजेपी पर कहीं ना कहीं निशाना साधते नजर आ रहे हैं और इस बयान के बाद सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है किसानों के जो जख्म है उन पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। इसी वजह से बीजेपी के नेता जो हैं वो इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन सभी पार्टियां, केवल बीजेपी को छोड़ दें बाकी सभी पार्टियां जो हैं जेपी नड्डा से, प्रधानमंत्री मोदी से माफ़ी मांगने की बात कर रही हैं कि वो किसानों से माफ़ी मांगे, जिस तरह के वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार की जनता को लुभाने के लिए इस तरह के बयान जो हैं वो भाजपा मंचों से देती नजर आ रही है। जहां भाजपा का चुनाव जो है वो धर्म बनाम कहीं ना कहीं विकास बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब किसानों के मसले को भी वहां पर भाजपा ने पूरी तरह से भुनाना शुरू कर दिया है। जी, लेकिन जिस तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान जिस भाषा, जिस शब्दावली का इस्तेमाल बीजेपी नेताओं की तरफ से किया गया है और वो किसी छोटे मोटे नेता की तरफ से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से किया गया है, तो ऐसे में अब बीजेपी का पहले ही पंजाब में विरोध हो रहा है और पंजाब में भी आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तो किस तरीके से वहां पर किसानों की तरफ से जो नाराजगी है उसको देखा जा सकता है? क्या कुछ रुख किसानों का अब रहने वाला है? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से हाशिए पे आती हुई नज़र आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी का किसान जो है वो जमकर विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं, बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर धरने लगते हुए नज़र आ रहे हैं। बीजेपी नेता अगर सड़क पर उतरते हैं तो किसान उनको काली झंडियाँ दिखाते हुए नज़र आते हैं और इसी का स्वरूप ये है कि लगातार बीजेपी धड़े में से नेताओं के पलायन का सिलसिला शुरू हो चुका है। मालविंदर सिंह जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के, वो पार्टी से पलायन करते
करते हुए नजर आए। इसके अलावा कीमती भगत जो हैं वो पार्टी के साथ पिछले 30 सालों से जुड़े हुए थे, कई बड़े ओहदे उनके पास थे, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन तक रहे हैं, वो पार्टी से पलायन करते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि पार्टी में जो है डिक्टेटरशिप हावी होती नजर आ रही है। अब छोटे कार्यकर्ताओं की या फिर छोटे नेताओं की पार्टी में सुनने वाला कोई नहीं रहा। पहले ये होता था, अडवाणी जी के टाइम की बात करें या फिर अटल जी के टाइम की बात करें, तो उस समय सीधे तौर पर पार्टी के हर एक वर्कर को सुना जाता था, कार्यकर्ता को सुना जाता था। लेकिन आज यहां पर डिक्टेटरशिप हावी है, केवल 2 लोग ही पार्टी का संपूर्ण फैसला करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह के आरोप जो हैं कीमती भगत पंजाब में भी लगाते नजर आए कि पंजाब के जो बीजेपी प्रधान है वो भी कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं। जब उनको ये कहा जाता है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसानों से बातचीत करने की जरूरत है, उनके बीच में जाकर उनकी बात सुन के केंद्र के समक्ष वो बात उठाने की जरूरत है, तो उसको भी सुनने से इनकार कर देते हैं। यानी अब सुनने वाला नहीं रहा। इसी वजह से बीजेपी का विरोध भी बड़े लेवल पर होता नजर आ रहा है और बीजेपी जो है उसके साथी भी बीजेपी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए का घटक दल राष्ट्रीय शिरोमणि अकाली दल जो है वो अपना 22 साल का रिश्ता तोड़ चुका है और जिस तरह से लगातार नेताओं के पलायन का सिलसिला जारी है, दूसरी पार्टियों में नेता शामिल होते नजर आ रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए सही संकेत नहीं है। आने वाले 2022 के चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को बड़े लेवल पर भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से जो बयानबाजी की जा रही है, कभी नक्सलवाद कभी आतंकवाद और अब बिचौलियों का ये आंदोलन जो है वो बता दिया जा रहा है, जबकि जो किसानों से बात करनी चाहिए वो नहीं हो रही, तो ऐसे में किसान नेताओं की तरफ से, किसान जत्थेबंदियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, किसान जत्थेबंदियों की बात करें, किसान नेताओं की बात करें, तो जब इस बाबत उनसे बातचीत की गई थी तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि किसान केवल अपनी हकों की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के नीचे आके वो प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे। आज केवल वो ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति अगर उनको समर्थन देना चाहता है तो किसानों के झंडे के नीचे आके उसको समर्थन देना होगा, अपना झंडा लेकर वो उस मंच पर नहीं चढ़ सकता। इस तरह की बात किसान जत्थेबंदियां कहती नजर आ रही हैं। साथ साथ वो ये भी कहती नजर आ रही हैं कि उनका शांतिपूर्वक धरना है, किसी भी तरह की विरोधी मूवमेंट जो है वो नहीं चला रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ और तेज होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेज इन आंदोलनों को किया जाएगा, अलग अलग तरीके से जो विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किए जा रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार को घेरने के लिए क्या कुछ रणनीति अब किसान बना रहे हैं? क्योंकि लगातार अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल की तो वो बिहार में चुनाव में व्यस्त है और ऐसे में अब जो एक उम्मीद होनी चाहिए किसानों को कि केंद्र सरकार हमारी सुनेगी, वो कहीं कुछ नजर आ रही है किसानों में? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर केंद्र की बात करें तो केंद्र को घेरने की रणनीति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय आंदोलन जो है, अब किसानों का ये आंदोलन बनता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न राज्यों के किसानों को भी आह्वान किया गया है कि वो भी केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में लामबंद होते नजर आए, क्योंकि फिलहाल बड़े लेवल पर पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें, यहीं पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब ये कह दिया गया है कि अन्य राज्यों के किसान जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते नजर आए और दिल्ली को घेरने की रणनीति भी बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 5 तारीख तक का समय दिया है, 5 नवंबर तक का समय किसान जो हैं वो केंद्र को देते नजर आ रहे हैं कि केंद्र जो है वो केंद्रीय कानूनों को रद्द करके किसानों की मांग के अनुरूप कानून बनाने का काम करे ताकि किसानी जो है वो लाहेबंद हो सके। लेकिन अगर 5 तारीख तक ऐसी जो मांग है इसको पूरा नहीं किया जाता तो फिर 4 तारीख को एक बड़ी हंगामी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें अगली रणनीति जो है वो तैयार हो जाएगी, जिसमें ये प्रदर्शन और तेज होते नजर आएंगे। दिल्ली को किस तरह से घेरना है, केंद्र पर किस तरह से दबाव बनाना है, इसकी संपूर्ण रणनीति जो है वो भी बनती हुई नजर आएगी। जी, और जिस तरीके से आपने बताया कि सभी राज्यों से अपील की जा रही है, तो क्या सभी राज्यों के बड़े जो किसान नेता हैं उनको बुलाया गया है मीटिंग में, उनके साथ मिलकर के चर्चा की जाएगी? देखिए, फिलहाल पंजाब की जो 30 किसान जत्थेबंदियां हैं केवल वही अपने लेवल पर संघर्ष की रणनीति जो है वो तय करती नजर आ रही है। अगर दिल्ली घेरने की बात करें तो भारतीय किसान आयोग जो है वो इस दिशा में सीधे तौर पर रणनीति बना रहा है कि किस तरह से केंद्र को घेरने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाए, किस तरह से केंद्र पर दबाव बनाया जाए। तो अलग अलग राज्यों की किसान जत्थेबंदियां जो हैं या फिर राष्ट्रीय जो भारतीय किसान यूनियन है उसके जो पदाधिकारियों की बात करें वो अपने स्तर पर ही बैठ के कर रहे हैं और वही मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं हर एक राज्य के किसान को दिया जाएगा
जाएगा, जिसके बाद हर एक किसान जो है वो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट का हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ये मूवमेंट जो है ये विकराल रूप लेती नजर आ रही है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, अब अन्य राज्यों में भी किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने हकों के लिए लामबंद होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। तो जिस तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है और वहां पर बड़े नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर के अब जो सियासी उबाल है वो पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान लगातार सड़कों पर हैं, रेलवे लाइनों पर भी अलग अलग जगहों पर हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देहरादून से अगली खबर है, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान यहां से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस बयान को उनकी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। हरक सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सियासी हलकों में उन्हें सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड से अचानक से विदा कर दिया गया और इसी को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। इस मुद्दे पर हरक सिंह अभी भी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है और उनका कहना है ये है कि मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही वो इस बारे में अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का खुलासा कर दिया है। ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बकौल हरक सिंह रावत उन्होंने प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार और केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बारे में जानकारी दे दी है कि वो विधानसभा का अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार पार्टी के हित में और राज्य की जनता के हित में फैसले बदलने पड़ते हैं। देखिए, मैं ये पर्सनल मतलब पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। प्रतीक पाठक इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी है आखिरकार किस तरीके से ये बड़ा ऐलान कैबिनेट मंत्री ने किया है? क्या उनकी नाराजगी है सरकार से, क्या नाराजगी है पार्टी से? बिल्कुल हितेंद्र, तकरीबन एक साल बचा है और विधानसभा चुनाव को लेकर उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी रणनीतियां तैयार होने लगी हैं और ऐसे में श्रम कल्याण विभाग के जो अध्यक्ष हैं, वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको हरक सिंह रावत को जिस पद से हटाया गया है, जिसके बाद ये आहत होते हुए नजर आए हैं और लिहाजा इसके कि मीडिया के दौरान इन्होंने विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और साफ तौर पर अभी दोनों रणनीतियां अभी खुलकर सामने नहीं आई। एक तरफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2022 का वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए, साथ ही जो पार्टी निर्णय लेगी जो पार्टी के हित में होगा, उसके देखते हुए वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो दोनों बातें करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लिहाजा देखा जाए तो हरक सिंह रावत लगातार बयानबाजी पहले भी करते इस तरीके की है। 2012 का मैं आपको अगर अवगत कराऊं तो 2012 के दौरान मुख्यमंत्री की लालसा में कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहते हुए नजर आए थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे। लिहाजा इसके कि विजय बहुगुणा को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया तो फिर मजबूरन उनको मंत्री पद स्वीकार करना पड़ा। तो इस तरह की कसम खाकर वो बयान देते हैं और बयानों से बार बार पलट जाते हैं। 2016 की भी अगर मैं बात करूं, जब कांग्रेस के टाइम में थे और हरीश रावत की सरकार को असहज करते हुए 9 विधायक अपने साथ लेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तब भी काफी विवादित समय चलता नजर आया था। हरक सिंह रावत लगातार विवादों में रहे हैं, चाहे फिर महिला द्वारा शारीरिक शोषण के मामले में भी कई बार चर्चा का विषय उनके साथ बना हुआ है। ऐसे में ये जो बड़ा बयान दिया है, कहा जा सकता है श्रम कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हरक सिंह रावत, उनको इस पद से हटाने के बाद कहीं ना कहीं ये आहत हुए हैं। आहत के बाद इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है। बयान देने के बाद कहा जा सकता है कि एक स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब ये भी कहते नजर आ रहे हैं, पार्टी हित की अगर बात की जाएगी, अगर पार्टी जिस तरीके से सोचेगी तो अब इस पर निर्णय वापस भी लिया जा सकता है। तो तमाम दोहरी बातें लगातार हरक सिंह रावत करते आए और इस बार भी उन्होंने हर दोहरी बात करते हुए देखी है। तो राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से लिया जा रहा है इस बयान को? क्या ये पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर हितेंद्र, इसमें दो बातें सामने निकल के आ रही हैं। तकरीबन अभी एक साल बचा है और ऐसे में पार्टी पूरा अपना वर्क लगातार करती नजर आ रही है, तमाम तरह के निर्णय सरकार लेती नजर आ रही है। ऐसे में ये सियासी ड्रामा कई बातों को दर्शाता नजर आ रहा है। अनुकृति गोसाई इनकी बहू भी है, उसको टिकट देने की बात भी सामने आ रही है कि शायद उनको टिकट भी दिया जा सकता है। तो जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं अपनी बहू को आगे बढ़ाने का भी प्रयास देखा जा सकता है कि 2022 का चुनाव बहू को लड़वाने का प्रयास हो। फिलहाल दबाव बनाने की कोशिश भी की जा सकती है, क्योंकि हरक सिंह रावत चाहे फिर कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दबाव बनाने का लगातार प्रयास करते नजर आए हैं। लिहाजा 2022 का चुनाव को लेकर पूरी तरीके से रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। माना ये भी जा सकता है कि कांग्रेस के खेमे में भी जाने की कई सारी उम्मीद लगाई जा सकती है इस मामले में। जी बिल्कुल। क्या पार्टी की तरफ से कोई इस पूरे मामले पर जब ये बयान सामने आया तो क्या पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल, पार्टी अभी इससे बचती नजर आ रही है और ऐसे में जहां पर जो अध्यक्ष पद से उनको जो हटाया गया है, श्रम कल्याण के अध्यक्ष पद से, तो कहा जा सकता है लोगों से जब तमाम प्रवक्ताओं से और जो बीजेपी के बड़े नेताओं हैं उनसे जब बात करना चाहिए तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का विवेक अनुसार इस तरीके के निर्णय लिए गए हैं और ये फेरबदल लगातार सरकार के मुख्यमंत्री लगातार करते आए हैं, ये पार्टी हित में किए जा सकते हैं। तो इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है और ऐसे में हरक सिंह रावत हमारे कद्दावर नेता है और कैबिनेट मंत्री, तमाम विभाग उनके पास हैं, तो ऐसी कहीं कोई नाराजगी देखने को नहीं मिली। हो सकता है कोई बड़ा पद उनको दिया जा सके। तो इस तरीके की बातें लगातार पार्टी की तरफ से आती नजर आ रही हैं। जी हितेंद्र। और वहीं विपक्ष के खेमे से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस मामले पर? बिल्कुल बिल्कुल हितेंद्र, इससे पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं हरीश रावत, इन्होंने एक तरह से एक न्योता भी दिया था हरक सिंह रावत हो या तमाम जो कांग्रेस के विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको एक न्योता देते हुए नजर आए थे कि उनका सम्मान बीजेपी में अगर नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो एक तरह से चिट्ठी देकर कहा जा सकता है, एक संदेश देकर कांग्रेस ने ये प्रतिक्रिया दी है कि वो जो नाराज विधायक है वो कांग्रेस में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गोटियां फिट बैठाने के लिए कांग्रेस भी तमाम जद्दोजहद करती नजर आ रही है और ये बड़ा मामला जिस तरीके से हरक सिंह रावत काफी कद्दावर रहे और कांग्रेस में बड़े मंत्री पद पर भी मौजूद रहे हैं। तो लिहाजा अब कांग्रेस इस पर गोटियां फिट बैठाने की कोशिश करने में लगी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे के लोग अब कांग्रेस के खेमे में आए, जिससे कि कांग्रेस लगातार अब मजबूती के तौर पर दिखती नजर आए। जी, लेकिन हरक सिंह रावत अगर साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो ये इच्छा तो उनकी कांग्रेस में भी पूरी नहीं होगी। ऐसे में कैसे इनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है किसी भी पार्टी में? बिल्कुल हितेंद्र, श्रम कल्याण जो बोर्ड है उसमें अभी एक जांच चल रही है जिसमें 5 सदस्य थे, जिसमें सचिव भी थे, सचिव को भी हटाया गया था, अध्यक्ष पद से हरक सिंह रावत को भी हटाया गया था। कहा जा रहा था कि ये जो जांच चल रही है जिसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, इसलिए अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया है। लिहाजा इसकी की तमाम तरह की रणनीतियां सरकार की तरफ से ली जा रही हैं। कहा जा सकता है और तमाम जो जिम्मेदारियां हैं सरकार दे सकती है उनको, क्योंकि कद्दावर नेता रहे, हमेशा से वो अपनी सीटें निकालते रहे, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार में हो चाहे फिर बीजेपी में भी। 2017 में भी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी। तो ऐसा बीजेपी का भी कहीं ना कहीं मानना है कि अगर बड़े खेमा अगर कांग्रेस में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी नुकसान होता नजर आएगा। ऐसे में साधने का प्रयास सभी विधायकों का किया जा रहा है। तमाम तरह की विरोधी जो विधायक थे उनको भी साधने का प्रयास किया गया। कार्यकारिणी में उनको सदस्य ग्रहण करवाया गया। तकरीबन 138 सदस्य इस कार्यकारिणी में शामिल हुए थे। तो लंबी फौज खड़ी करने के लिए लगातार बीजेपी तमाम तरह की प्रयास कर रही है। ऐसे में हरक सिंह रावत को भी कहीं ना कहीं साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। जी, तो क्या कुछ संभावना जताई जा रही है, क्या हरक सिंह रावत को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम सारी बातें अभी निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो तमाम जो बातें इस तरीके की करे कि क्या कुछ आगे पद हरक सिंह रावत को दिया जा सकता है। लेकिन नाराजगी के तौर पर ये बड़ा बयान 2022 को लेकर जिस तरीके से उन्होंने दिया है, तो वो कहीं ना कहीं सियासी हलचल काफी तेज होती नजर आ रही है, चाहे फिर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है वो विपक्षी के तौर पर दिखती नजर आ रही है। उसका साफ तौर पर कहना है मंत्रियों का और विधायकों का वहां पर बीजेपी में सम्मान नहीं होता है, लिहाजा इसके चलते कहीं ना कहीं वो आहत हुए हैं। तो तमाम तरीके की गोटियां फिट बैठाने का काम किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन बीजेपी इस पर भी पत्ते खोलते नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो जांचें चल रही है उसको निष्पक्ष जांच कराने के लिए सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जनता की कोई नाराजगी हो इनसे और इसी वजह से इन्होंने ये फैसला लिया हो कि अब आने वाले समय में कोई ऐसी नाराजगी जो है वो जनता की तरफ से देखी जा सकती है कि हार का मुंह देखना पड़े, इसलिए ऐसा इन्होंने ऐलान किया है? बिल्कुल हितेंद्र, लोकतंत्र के में कोटद्वार की जो सीट है उनकी, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी एक पहचान है हरक सिंह रावत की, चाहे फिर उनके रिश्तेदार हो या उनके समर्थक हो,
पूर्णतः उनका सहयोग करते नजर आते हैं और जी। तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उनकी लगातार बनी रहती हैं। कोट द्वार से जब वो विधायक थे तो तमाम जो कोरोना काल में भी उन्होंने काफी जनता की मदद करते नजर आए। तो ऐसा कभी कहीं कोई ऐसा नहीं कि कोई नाराजगी उनके विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से जो जांच के दायरे लगातार चल रहे हैं उसमें निष्पक्ष जांच की बात कहते हुए सरकार ये कहती नजर आ रही है कि ये अध्यक्ष पद से हटाया गया है। हो सकता है तमाम जो पद हैं वो उनको दिए जाए, जिसके चलते ये पद उनसे लिया गया है। ऐसे में जो आहत हुए हैं तो ये बयान जल्दबाजी होगी हरक सिंह रावत के लिए, और ऐसे में बयान से पलटते भी नजर आए हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है पार्टी हित के लिए ये निर्णय वापस भी लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं पार्टी से ही नाराज चल रहे हैं, अपनी सरकार से नाराज हैं हरक सिंह रावत, और इसी वजह से वो देखा जा सकता है, भले ही वो ये कह रहे हैं कि मेरी दिली इच्छा है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन चेहरे से साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं दुखी हैं खुद को अध्यक्ष पद से हटाए जाने से लेकर के, और इसी वजह से शायद उन्होंने ये ऐलान दिया हो ताकि पार्टी उनकी नाराजगी को समझ सके। बिल्कुल निश्चित तौर पर कि अभी दो दिन पहले ही इस अध्यक्ष पद से जैसे ही उनको उठाया, जिसके बाद वो मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा विधानसभा 2022 का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि आहत हुए हैं और जल्दबाजी का ये निर्णय है, लेकिन ये निर्णय बदलते उनको देर नहीं लगती। 2012 में जैसा कि उदाहरण मैंने आपको किया, 2012 में भी इस तरीके का उन्होंने निर्णय दिया था और कसम खाई थी कि वो मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके बाद विजय बहुगुणा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद स्वीकार करना पड़ा। और 2013 में भी इस तरीके के कई सारे बयान उन्होंने भी दिए हैं। 2016 में कांग्रेस की सरकार को असहज करने का उन्होंने जब काम किया तो तमाम तरह के उनके बयान दिए गए थे, फिर बयान से वो वापसी भी न होते हुए नजर आए थे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामले, तमाम तरह के मामले जो सरकार को असहज करने के चले, उसमें उनका लगातार विवादों में नाम आया है। तो तमाम ऐसे जो बयान वो देते हैं, लेकिन बयान को फिर वापस भी करते दिखते नजर आए। तो ऐसे में 2022 का जो बयान उन्होंने दिया, अब देखना इसमें यह है कि अब ये कितने जल्दी इस बयानों को वो वापस लेते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। तो लगातार जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे वो पलटते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस बात की संभावना उन्होंने खुद ही जाहिर कर दी है। ये कहा गया है कि पार्टी के हित में, राज्य की जनता के हित में फैसला बदला भी जा सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है और हमारी टीम जनता से और जनप्रतिनिधियों से तो बात कर ही रही है, लेकिन जो कमियां प्रशासन की दिखाई दे रही हैं उनका भी खुलासा किया जा रहा है। दरअसल उपचुनाव को लेकर के अवैध वसूली का काम भी धड़ल्ले से चल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों की चेक पोस्ट पर यह मामला सामने आया। जब हमारी टीम जनता के बीच पहुंची तो जन समस्या को लेकर के ग्रामीणों से, जो मतदाताओं से वहां पर बात की गई, उन्होंने ये बताया कि यहाँ ऐसा होता है और मामले की तहकीकात की गई तो सामने आया कि पूरे सिस्टम में कमिश्नर से लेकर के निचले स्तर तक खुले आम अवैध वसूली शासन प्रशासन की जो नज़र में है और उसको अनदेखा किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उसी को लेकर के हमारी टीम ANP न्यूज़ की टीम अलग अलग जगहों पर जा रही है, गांवों में जा रही है। और इसी दौरान जब वहां पर ग्रामीण लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस समस्या का खुलासा किया और इस मामले में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि लगभग सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शैलेंद्र पराशर हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? क्या कुछ आपको तहकीकात में पता चला है? किस तरीके से वहां पर अवैध रूप से वसूली की जा रही? बिल्कुल दिन बताना चाहूंगा, जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरह 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तो वहां के सीमावर्ती क्षेत्रों के जन समस्या और मूलभूत सुविधाओं को लेकर वहां लोगों की प्रतिक्रिया ले जाते हैं। इसी दौरान आज अगर इस मुद्दे की हम बात करें तो यहाँ पर मुरैना क्षेत्र का यह मामला है। मुरैना चेक पोस्ट पर जिस तरीके से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और राजधानी लाइव के दौरान हम लोगों से जन प्रतिक्रिया ले रहे थे कि क्या कुछ उनके मामले हैं, तो इसी दौरान चेक पोस्ट जब हमारा लाइव खत्म होता है तो वहां से चेक पोस्ट से जो वहां के सिपाही हैं ट्रांसपोर्ट के और वहां के जो अधिकारी हैं उनको आदेशित करते हैं कि सीधे तौर पे वो जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं उनको सीधा उठा के अंदर लाएं। बिना नेम प्लेट के सिपाही आते हैं और हमें हमारे साथ बदतमीजी करते हुए अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब उनको हम बताते हैं कि हमारा आपसे जुड़ाव नहीं है, हमारा मामला हम जन समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इनकी चर्चा के बाद हम चूंकि पब्लिक से दूर होकर स्क्रिप्टिंग करते हैं, साइड में गाड़ी लगा के हम स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते हो चेक पोस्ट पे और किसी भी तरीके की वीडियोग्राफी आपको अलाउड नहीं है। हमने कहा आपसे जुड़ा मामला नहीं है, ये जन समस्या जुड़ा मामला है। तब जाके उन्होंने हम छोड़ा हमें और सीधे तौर पर जब हमने इस मामले की पूरी तहकीकात की तो यहाँ पर जितने भी ये ट्रक वाले हैं और ट्रांसपोर्टर हैं उनसे हमने जाना कि यहाँ क्या कुछ मामला है, तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि यहाँ पर प्रदेश में कोई भी चेक पोस्ट हो वहाँ पर उन्हें 1000 रुपए की उनको अवैध रूप से पैसा दिया जाता है और यह पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाके स्थानीय चेक पोस्ट के अधिकारियों को जाता है। और इस सिस्टम में सभी नीचे से लेके ऊपर तक बकायदा तय होता है कि किस अधिकारी को कितने रुपए में कब तक किस चेक पोस्ट पे रहना पड़ता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे भी सामने आए। ट्रांसपोर्ट के तमाम बड़े बड़े जो देश के जो ट्रांसपोर्टर है उनसे भी हमने चर्चा की और उनसे भी जाना कि आखिर आप क्यों देते हैं इस तरह की अवैध वसूली। तो उनका सीधे तौर पे कहना होता है कि हमारे अगर हम नियम मुताबिक भी चलते हैं तो परिवहन में ऐसे कुछ नियम होते हैं कि वो कई चीजों को लेकर हमारे जो सामान है ट्रक पे उनको परेशान कर सकते हैं। इतने इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि कोरोना की मार झेल रहे और ट्रांसपोर्टरों को अभी भी इतनी असुविधा है कि कई सामान कच्चे सामान की हम बात करें या बड़े सामान की बात करें तो उनको जल्दी पहुंचाना होता है और इसी के चलते वो उनको सुविधा शुल्क देते हैं और सुविधा शुल्क नहीं देते हैं। तो इतने जब हमारे साथ ये वाकया हो सकता है, पत्रकारों के साथ ये चीज हो सकती है, तो निश्चित ही आम ट्रक वाले जो ड्राइवर होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो कम चीजों को जानते हैं और किसी भी चीज में उनको उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारी सूझबूझ नहीं होती और चीजें नहीं होती तो शायद हमारे साथ भी बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हो सकता है। लेकिन शैलेंद्र, क्या आपने इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, उच्च अधिकारियों से अगर बात की हो तो? बिल्कुल, हमने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के अरविंद सक्सेना जी से बात की और उनको मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत इंक्वायरी करने की भी बात की और इस पूरे मामले को देखने की भी बात की। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर हमारे साथ जब ये वाकया घट सकता है तो स्थानीय स्तर की अगर बात करें और जब हमने स्थानीय यहाँ के पत्रकारों से भी बात की और जो दूसरे चैनल के लोग थे तो उन्होंने कहा वहाँ की अगर पत्रकारिता होती है तो वहाँ या तो लोगों को मार दिया जाता है या फिर उनके लिए अपने दूर किया जाता है, डरा धमका के दूर कर दिया जाता है। तो इतने ये बड़े स्तर पे जो मध्य प्रदेश में इस तरीके की जो घटना और अवैध वसूली सारे चेक पोस्टों पे हो रही है तो निश्चित ही हमें डर नहीं है किसी भी मामले को लेकर उठाने का। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि उन लोगों की जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, अगर यह पैसा अगर सरकारी खजाने में जाता है तो निश्चित ही उनको लाभ होगा और सरकार की योजनाओं को लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर यह पैसा सीधे तौर पे निचले स्तर पे उन अधिकारियों की कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन इस बारे में आपने जिस तरीके से बताया कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?
देखिए देन अगर हम सूत्रों की बात करें तो यहाँ पर जितने भी अधिकारी आते हैं तो करोड़ों रुपए की पैसा देके ही यहाँ आते हैं और उनकी यहाँ चेक पोस्टों में चाहे वो सिपाही हो या बड़े लेवल के अधिकारी हो, तो ये सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। और चीजों को, चूंकि ये चीज इसलिए भी उजागर नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें शासन प्रशासन की मिली भगत होती है और ये लंबे समय से परंपरागत तरीके से ये चल रहा है और इसके बाकायदा जो रेट है वो फिक्स होते हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ 1,000 रुपये प्रति वाहन से यहाँ शुल्क लिया जाता है। और अभी वर्तमान में चुनाव की जिस तरह आचार संहिता लगी हुई है तो अभी यात्री वाहनों पे भी यहाँ पर कई देख सकते हैं स्क्रीन पे, यात्री वाहनों को भी रोका जाता है। और औपचारिक तौर पे अगर इनके सिस्टम में अगर वो लोग आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो उनको यहाँ पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। तो तमाम चीजों पे गौर करें तो लंबा ये भ्रष्टाचार का खेल है। और जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसने भी इसके खिलाफ पत्रकारिता की है, जिसने भी शिकायत की, तो सीधे वो ऊपर की ओर ही सुधारने की कोशिश करते, क्योंकि यहाँ पर जानलेवा हमला करना प्राइवेट तंत्र जिस तरह से इन चेक पोस्टों पर काम करता है और प्राइवेट बाउंसर जो काम करते हैं तो वो गुंडागर्दी करते हैं और उन पे लगाम लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो इंटीरियर के क्षेत्र है। आप अगर वहाँ पत्रकारिता करते हैं या आप शिकायत करते हैं तो निश्चित ही उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से शासन प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी देने के लिए। जिस तरीके का वहाँ पर खेल चल रहा है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, उसके बावजूद भी आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी वहाँ पर भ्रष्टाचार का जो गोरख धंधा है वो चल रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ की राजधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शंकर नगर इलाके में देर रात कपड़ा कारोबारी के बेटे सोहेल खान का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद बदमाशों ने करीब 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेते हुए 24 घंटे के अंदर ही 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़े और धारदार चाकू भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि अपहरण की घटना को 4 युवकों ने अंजाम दिया था। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने पहले ही 3 आरोपियों को गरियाबंद से गिरफ्तार किया और जबकि एक आरोपी को रायपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। सुबह तक हमने उसको, जो अमीर सुहेल है उसको हटा रानी जो कि गरियाबंद जिले के पास है, वहां से उसको बरामद कर लिया है। और 3 आरोपी हमारे हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि किस कारण से इसका अगवा किया गया था और ये 40 लाख रुपए किस आधार पर मांगे जा रहे थे, किस लिए मांगे जा रहे थे। इसमें जांच चल रही है। जांच के बाद ही हम स्पष्ट बता पाएंगे कि किस कारण से ये घटना हुई। कोई फरार है इसमें? हाँ, इसमें अभी 3 लोगों के नाम आए हैं। इनसे पूछताछ करने के बाद ही पता लग पाएगा कि और कितने लोग इसमें शामिल हैं। बरामदगी की अगर बात करें क्या क्या बरामद हो पाया था? अभी कार बरामद हुई है जिससे ये अगवा करके ले गए थे। साथ ही जो अमीर सुहेल है जिसका अपहरण हुआ था उसको बरामद किया गया है और इसमें पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही इसमें बता। पवन ठाकुर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ पूरा मामला है? जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं और इस मामले में क्या कुछ खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया? जी बिल्कुल, जी बता दें, लगातार अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में क्राइम का रेशो तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके तहत राजधानी रायपुर में एक युवा कारोबारी का भी अपहरण किया गया था। इस पूरे मामले को हालांकि गौर किया जाए तो पूरा मामला IPL मैच से जुड़ा हुआ है। लगातार मतलब इसमें इंस्टाग्राम से एक दोस्ती होती है और इंस्टाग्राम के माध्यम से इस व्यवसायी से कपड़े खरीदी की बात होती है और इस युवा व्यवसायी को पास कॉलोनी, मतलब जो सबसे रिहायशी एरिया जहाँ मंत्रियों का बंगला है, उस जगह बुलाया जाता है और वहां से अपनी गाड़ी में बैठा के इसे ले जाया जाता है। हालांकि देर रात पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब साबित हो जाती है ट्रेस करके। लेकिन सबसे अहम बात है कि VIP मोमेंट जहाँ होते हैं, जहाँ पर मंत्री और अधिकारियों को बंगले, उस क्षेत्र से अपहरण की बात करना सबसे बड़ी राजधानी पुलिस के लिए चुनौती की बात होती है। और ऐसी जगह पे अपहरण अपने आप में कहा जाए तो पुलिस के एक नाकाम कोशिश भी साबित करती है जो चलती रहती है। तो इस पूरे बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इस मामले में कहीं ना कहीं खुलासा किया, ये बड़ा खुलासा है कि दोस्त ने ही इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। और पुलिस के लिए आपने बताया कि जैसे कि यहाँ पर बड़ी चुनौती है, तो क्या कुछ रणनीति पुलिस की तरफ से बनाई जा रही है ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके? लगातार चुनौतियों के बीच प्लान तो बहुत बनते हैं, लेकिन पुलिस उन कामयाब नहीं हो पाती है। लगातार जो भी
अगर बात की जाए बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी होती है तो वो सिर्फ एक मुखबिर की सूचना पे गिरफ्तारी होती है। राजधानी लखनऊ में पिछले 1 महीने की बात की जाए चरस, गांजा, कोकीन, इस तरह के तमाम जो है राजधानी पे अपराध लगातार पूरे छत्तीसगढ़ से, चाहे राजनांदगांव हो, बिलासपुर हो, तो 15 दिन के अंदर तीसरी एक बड़ी अपहरण की घटना है। लगातार जितने भी अपहरण हुए वो सिर्फ एक आईपीएल मैच से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि पुलिस जो आईपीएल मैच के जो सट्टे होते हैं उसमें लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। हालांकि अभी तक पुलिस इनके क्राइम हिस्ट्री भी नहीं खंगाल पाई है। लगातार पुलिस के पास इनके कोई कागजात अभी तक नहीं मिल पाए हैं कि आरोपी कहाँ के रहने वाले और क्या करते। सबसे अहम बात यह है कि इसमें से आरोपी है युवा कारोबारी जो सोहेल खान है, जिसका अपहरण किया गया था, उसका 12 साल पुराने दोस्त बताया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और पुलिस को सफलता भी आसानी से नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है? जी, अगर प्रशासनिक बात की जाए तो प्रशासन और सरकार इस मामले को लेकर अभी तक कोई बड़ी रणनीति बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। हालांकि शहर के चारों ओर सीसी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इसमें भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। जो क्राइम साइबर सेल होता है वो प्रार्थी के मोबाइल और जो आरोपी द्वारा उसके परिजनों को 30 लाख रुपए फिरौती के लिए जो कॉल किया गया था, उससे गिरफ्त करके आरोपियों को राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर गरियाबंद क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था। उसमें भी एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। सबसे अहम बात यह है कि जो इसका मास्टरमाइंड आरोपी होता है, जो प्रार्थी का जो दोस्त होता है, वो रायपुर पे ही रहता है और जिसे रायपुर रेलवे स्टेशन से पुलिस गिरफ्तार करती है। तो अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? क्यों अपराधियों में किसी भी तरीके से कोई खाकी का खौफ नहीं है? जी बिल्कुल, जहाँ पता है क्योंकि राजधानी रायपुर पुलिस को कई ऐसे कार्यों पर लगा दिया जाता है जिससे पुलिस अपने मूल कार्य से भटक गई है। क्या अगर नगर निगम के मास्क कार्रवाई हो तो मास्क की कार्रवाई पर निगम के कर्मचारियों के साथ पुलिस की ड्यूटी लगा दी जाती है। नगर निगम का अमला कहीं पर अतिक्रमण हटाने जाता है तो वहाँ पुलिस की या वीआईपी मोमेंट होते हैं तो थानों का मतलब कहीं एक मंत्री भी जाता है तो वहाँ पर 4-5 थानों का बल तो लगा दिया जाता है। तो इससे जो पुलिस के कार्य होते हैं वो लगातार पेंडिंग होते जा रहे हैं और इस पर लगातार अपराधियों के भी हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कहीं लापरवाही सामने आ रही है? जी बिल्कुल, इसमें बड़ी अधिकारियों की एक लापरवाही है। जो अलग से क्या बात की जाए, जो वीआईपी मोमेंट होते हैं उसके लिए स्कॉट बनाया जाता है। सब कुछ राजधानी रायपुर पे नहीं है, जैसा आप मुंबई में, दिल्ली में और पंजाब में देख सकते हैं कि वीआईपी स्कॉट के लिए अलग से स्कॉट बनाया जाता है पुलिस में। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से राजधानी क्षेत्र में भी अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम यहां पर साबित हो रही है, अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुंबई में भी क्राइम ब्रांच की टीम ने एक भंडाफोड़ किया है नकली कंप्रेसर रैकेट का, जहां पर ठगी के मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने अब तक की जांच में इस रैकेट में रेलवे कनेक्शन की बात भी कही है और क्राइम ब्रांच के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने रेलवे में भी कई नकली कंप्रेसर नामी कंपनियों के स्टिकर लगा करके बेचे थे, जिसकी जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि उन्होंने रेलवे को भी इस तरह से नकली कंप्रेसर ज्यादा दामों में बेच करके अपनी ठगी का शिकार किया है। और इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच इस बात का पता लगाने में भी जुट गई है कि आखिर आरोपियों ने कितनी बार रेलवे को इस तरह से चूना लगाया है और कौन कौन इस गिरोह में और शामिल है। से इसको मार्केट में बेचते थे। इस तरह की बात पता चली, इन पे कार्रवाई करने के बाद में अपराध दर्ज किया। आगे ये भी पता चला कि इस तरह के साकिनाका के बाद में दहीसर में भी इस तरह का एक प्लांट है, वहाँ पे भी छापा कार्रवाई की गई, वहाँ से भी कंप्रेसर सीज किए गए। अब तक इस अपराध में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। कंप्रेसर 26 से ज़्यादा सीज किए गए हैं और इसमें आगे भी आरोपी की शक संभावना है, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर, ये कंप्रेसर मुंबई में कहाँ बेचे थे? क्या कुछ रेलवे में बेचने की मामला सामने आया क्या? शुरू की जांच में पता चल रहा है कि इन लोगों ने इस तरह से रिफर्बिश किए हुए, दोबारा से बनाए हुए जो कंप्रेसर है वो कंपनी के नाम से सामान्य लोगों को भी बेचा है, साथ में कुछ कंपनियों को बेचा है, साथ में कुछ मॉल्स को भी बेचा है और इंडियन रेलवे में भी इन्होंने बेचने की बात पता चल रही है। इसके बारे में हम वेरीफाई कर हम इन्वेस्टिगेट
बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और जिस तरीके से नकली कंप्रेसर बनाए जाते थे और कंपनियों के बड़े बड़े कंपनियों के स्टिकर लगा करके उनको असली बता करके बेचा जाता था और इसमें न सिर्फ आम लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया गया है बल्कि कई कॉरपोरेट घरानों को और यहाँ तक कि भारतीय रेलवे को भी चूना लगाने की कोशिश की गई है और कई बार इस तरीके के कंप्रेसर जो हैं वो दिए गए हैं भारतीय रेलवे में भी। यह बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है जहां पर नकली कंप्रेसर रैकेट चलाया जा रहा था और ठगी की जा रही थी, आम लोगों को ठगा जा रहा था। इसके अलावा कॉरपोरेट घरानों और भारतीय रेलवे को भी ठगी का शिकार बनाया गया। लेकिन अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और सामान जो है वो बरामद किया गया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच की टीम अब पता लगाने में जुट गई है कि आखिर आरोपियों ने कितनी बार रेलवे को इस तरह से चूना लगाया है और कितनी जगहों पर नकली कंप्रेसर जो है वो बेचे गए हैं। ये बड़ा खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है, क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है, भंडाफोड़ किया है एक ऐसे गिरोह का जो नकली कंप्रेसर बना करके ठगी करते थे। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। कंपनियों के स्टिकर लगा करके नकली कंप्रेसर जो हैं वो बेचे जाते थे और ये अब इसका बड़ा खुलासा करते हुए भंडाफोड़ किया है इस गिरोह का और इस गिरोह के कितने और सदस्य हैं उनको भी ढूंढने में जो है पुलिस जुटी हुई है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ खुलासा किया गया है पुलिस की तरफ से और कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं? जी सत्यप्रकाश, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो गिरोह नकली कंप्रेसर बनाता था इसमें और कितने सदस्य हैं? 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की जानकारी अभी मिल पाई है? जी देखिए हितन, जिस तरह से लगातार क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में नजर रखी हुई थी, इस दौरान क्राइम ब्रांच को एक जानकारी मिली थी कि एक शख्स जो है मुंबई के साकेत नाका इलाके में जो है एसी कंप्रेसर जो है नकली लगाकर देने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान इस जानकारी मिली थी, इसको लेकर जो है लगातार क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही थी। क्राइम ब्रांच में छापेमारी के दौरान ये पता लगाया कि जो शख्स कंप्रेसर बेच रहा है वो नकली जो है कंप्रेसर है और उसको मरम्मत करके असली स्टिकर लगाकर बेच रहा है। इस तरह की जानकारी मिली थी जो छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जो है करीब 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जी, पूरे मामले में क्या ये कोई खुलासा हो पाया है कि कितने लोग और इस गिरोह में शामिल हैं? देखिए हितेंद्र, लगातार जो है क्राइम ब्रांच जिस तरह से 3 दिन पहले नकली एसी बनाकर जो है बेचने का मामला सामने आना उसी को तहत जो जांच कर रही थी। जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग हैं जो मुंबई के साकेत नाका इलाके में जो है नकली कंप्रेसर खरीदते हैं, उसको मरम्मत करके असली तौर पर बना देते हैं। उसके बाद जो है बड़ी नामी कंपनी का जो स्टिकर लगाकर बड़े बड़े कंपनियों इवन रेलवे को भी बेचने का काम कर रहे थे। इस तरह की जानकारी मिली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान रंगे हाथ 2 लोग पकड़े गए। उसके बाद 26 जो है नकली कंप्रेसर भी बरामद किए गए हैं। इधर कितने लोगों को ये अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं? देखिए जिस तरह से क्राइम ब्रांच की द्वारा जानकारी मिल रही है, क्राइम ब्रांच लगातार जांच में लगी हुई कि और कितने लोग हैं। फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि बड़ी नामी कंपनियों के साथ साथ फिल्मी इंडस्ट्री में जिस तरह से एसी जो है मुहैया करवाई जाती है उसमें भी नकली कंप्रेसर मुहैया करवाया गया है। रेलवे कोचेज में जो कंप्रेसर लगाए जाते हैं उनको भी रेलवे को भी चूना लगाया। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको इन लोगों ने जो है ठगी का शिकार बना। फिलहाल क्राइम ब्रांच जानकारी में लगी है कि कितने लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में, कितनी मात्रा में लोगों को ठगी शिकार बनाया है। जी, किस तरीके से ये लोग जो स्टिकर लगाते थे अलग अलग कंपनियों के, तो कौन कौन सी कंपनियों के स्टिकर इस्तेमाल करते थे और कहां से इनको वो स्टिकर जो है वो मिलते थे? देखिए एसी कंप्रेसर की सबसे बड़ी नामी कंपनी है कोपेलैंड, जिसके नाम पे ये लोग जो है स्टिकर लगाते थे और जो है इसको मरम्मत के द्वारा फिर जो है मुहैया करवा देते। ऐसे में तमाम वो बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम ये लोग लिए हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच जानकारी में लगी है कि ये कितने लोगों को और किन किन विभागों में जो है मुहैया करवाया। सबसे अहम बात है कि जिस तरह से इन्होंने रेलवे को भी चूना लगाया। अब देखने वाली बात यह है कि रेलवे को कितनी बड़ी मात्रा में ये लोगों ने कंप्रेसर जो है इस तरह का मुहैया करवाया, तो उसकी संख्या कितनी है और कब से कर रहे हैं सब।
जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, तो किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, किस तरीके से मामला पुलिस के पास पहुंचा? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से कुछ दिन पहले ही एक जो है नकली एसी पर जो है असली स्टिकर लगाकर बेचने का मामला सामने आया था। उसी दिशा में मुंबई क्राइम ब्रांच जो है जांच कर रही थी। जांच के दौरान पता लगा कुछ ऐसे लोग भी मुंबई में हैं जो नकली स्टिकर लगाकर जो है कंप्रेशर बेचने का काम करते हैं। हालांकि ये कंप्रेशर वो है जो ये लोग जो है रद्दी से खरीदते हैं, भंगार से खरीदते हैं और उसको लाकर बिल्कुल मरम्मत करते हैं। बड़े सातराना तरीके से उसको मरम्मत किया जाता है। मरम्मत के बाद जो है बड़ी नामी कंपनियों के स्टिकर लगाया जाता है। उसके बाद उन ग्राहकों को जो है मुहैया करवाया जाता है जिनको इनकी जरूरत है। फिलहाल मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए या बड़े बड़े जो एग्जीबिशन सेक्टर लगाए जाते हैं वहां की बात करें तो तमाम तरह के जो है एसी की जरूरत लगती है। ऐसे में एक कंप्रेशर मुहैया करवाते थे और उनके बड़े दामों में मतलब नकली सामान का जो असली दाम लेकर उनको बेचा करते थे। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से एक फैक्ट्री वहां पर खुली हो और उसमें ये काम करते हो, तो इस तरीके से कैसे वहां पर इतना बड़ा जो काम है वो चल रहा था? क्या इस बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी पुलिस को? देखिए, इस तरह की जानकारी जाहिर तौर पर किसी को नहीं थी। हालांकि मुंबई पुलिस को जानकारी मिली थी, लेकिन मुंबई पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि मुंबई पुलिस को जो जानकारी मिली थी उसमें सिर्फ इतना बताया गया था कि कुछ लोग जो नकली कंप्रेशर मरम्मत करके बेचते हैं। अब इस तरह से जानकारी मिली थी, लेकिन मुंबई पुलिस तो कार्रवाई नहीं की। लेकिन जिस तरह से क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली, क्राइम ब्रांच में त्वरित जो है अकबर पठान के नेतृत्व में जो है इस तरह की कार्रवाई हुई है। हालांकि डीसीपी अकबर पठान लगातार अपने कामों के लिए तेजी में जाने जाते हैं। लगातार बड़े सातिराना तरीके से जो है किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। उनकी टीम काफी लगातार एक्टिव है। ऐसे में जिस तरह से जानकारी मिली थी कि अकबर पठान की टीम ने ही इस पूरे खुलासे को जो है अंजाम दिया है। लेकिन इस मामले में अभी तक सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। कितने और लोग इनके साथ ऐसे बताए जा रहे हैं जो इनके साथ ये काम करते थे? देखिए, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश के बाद जो है उनकी जो है रिमांड ली जाएगी। रिमांड के दौरान पूछताछ में तमाम जानकारियां सामने आने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से फिलहाल 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया और काफी लोगों का नाम सामने आया है, ऐसे में क्राइम ब्रांच लगातार उन पर नजर रखी हुई है। कब कोर्ट में पेश किया जाना इन आरोपियों को? देखिए, कल कोर्ट में पेश किया गया था। आज जो है उनको रिमांड के लिए लेकर पूछताछ की जाएगी। इस तरह से जानकारी मिली है कि ये न सिर्फ रेलवे को बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर जो है इन्होंने इस तरह के नकली कंप्रेशर मुहैया करवा के असली पैसे लिए हैं। मतलब बड़ी मोटी रकम ली है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? क्या कुछ जानकारी मिली है कि इसमें क्या कुछ और खुलासा हो सकता है? देखिए हितेन, जब मुंबई क्राइम ब्रांच इस तरह की ऑपरेशन या कार्रवाई करती है तो पुलिस विभाग इस पूरे मामले पर जो है चुप्पी साधती है क्योंकि जो काम जो है मुंबई पुलिस को करना चाहिए था वो क्राइम ब्रांच करती है। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस तो नहीं बोल रही कि क्राइम ब्रांच लगातार छापेमारी कर और कितने लोग हैं और कितने लोग इसमें पूरे ऑपरेशन में शामिल है उनकी तफ्तीश में लगी है। जी, जिस तरीके से उनकी तफ्तीश में लगी आपने बताया कि, लेकिन अभी तक क्या कुछ इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने लोग इस गिरोह में शामिल हो सकते हैं और कब तक उनको पकड़ा जा सकता है? देखिए हितेन, पूछताछ में यह साफ हो पाएगा कि किस तरह से कितने लोग हैं। हालांकि जिस तरह से ऑपरेशन बताया जा रहा है कि महज 2 लोगों का ऑपरेशन ये नहीं है। स्टिकर बनाना, मरम्मत करना, पेंटिंग करना, फिर बाद में उसको चिपकाना, फिर मार्केटिंग करना, तमाम तरह के बड़े प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में कितने लोग शामिल है, किन लोगों का हाथ है, और वहीं रेलवे में जो डील होती थी वो डील कौन करता था, प्राइवेट लेवल पे होती है, टेंडर के द्वारा होती है, तमाम जानकारियां निकालना बाकी है। उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि रेलवे को किस तरह से चूना लगाया जा रहा था। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश। तो मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं ये मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसको बड़ी सफलता यहां पर मिली है। जो नकली कंप्रेसर बना करके गिरोह बेचा करता था उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।